हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट परचम क्लासेस। आज की क्लास में हमें हाई कोर्ट करना है। हम सुप्रीम कोर्ट कर चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के एमसीक्यूज भी कर चुके हैं। जिसने नहीं देखे, पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। आज की क्लास में हमें हाई कोर्ट करना है और हाई कोर्ट पार्ट 6 के अंदर आता है। कौन से पार्ट में? पार्ट 6 में आता है, भाग 6 में आता है और आर्टिकल 214 से 231 के बीच में आता है। आगे बढ़ने से पहले करंट अफेयर रफ्तार के बारे में बता देती हूँ। करंट अफेयर रफ्तार आपकी करंट अफेयर की क्विक रिवीजन का एक सबसे बेस्ट तरीका है। इसके अंदर क्या होगा, जनवरी 2023 से जून 2023 की जितनी भी करंट अफेयर है उनकी हेडलाइंस आपको एक ही जगह कंपाइल्ड मिल जाएंगी। जो थीम आप बोर्ड पे देख रहे हो ना, इन सभी थीम्स के हेडलाइंस आपको एक जगह मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं, दैट इज हाई कोर्ट। यहां पे बता रही हूँ, जो हमारा हाई कोर्ट है आर्टिकल 214 से 231 के बीच में आता है। आर्टिकल 214 में यह कह दिया था कि हर स्टेट के लिए, एवरी स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट होगा। क्या कह दिया था? एवरी स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट होगा, ऐसा कह दिया था। लेकिन अब क्या कह दिया? 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 का आया, जिसके अंदर स्टेट को रीऑर्गेनाइज किया गया। स्टेट को रीऑर्गेनाइज किया गया और वहां पे कहा गया कि एक कोर्ट एक से ज्यादा स्टेट्स की जुरिस्डिक्शन के अंडर आ सकता है। मतलब एक स्टेट, एक हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन एक से ज्यादा स्टेट को संभाल सकता है। यानी दो या दो से ज्यादा स्टेट्स का एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है। ये बात 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 से कही गई। सबसे पहले जो आपके हाई कोर्ट्स यानी स्टेट के जो कोर्ट बने थे, अब आपको पता है इंडिया के अंदर इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। इंडिया का जो सिस्टम है वो इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से जो यूनियन लेवल पे सबसे एपेक्स लेवल पे सुप्रीम कोर्ट है, स्टेट का सबसे ऊंचा कोर्ट आपसे कोई पूछ ले तो आप हाई कोर्ट बताओगे। उसके बाद नीचे लोअर या सुबॉर्डिनेट कोर्ट्स आ जाते हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करते हैं। तो इस तरीके से भारत के अंदर पूरी न्याय प्रणाली जो है वो इंटीग्रेटेड है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ठीक है, आर्टिकल 214 में क्या लिखा हुआ है? हर स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट होगा। लेकिन 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से क्या कह दिया गया कि कॉमन हाई कोर्ट भी दो या दो से ज्यादा कोर्ट्स का हो सकता है। 1862 में सबसे पहले 3 हाई कोर्ट लेके आए, कैलकाटा में, बॉम्बे में और मद्रास में। 1865 में पहला नॉन प्रेसिडेंसी हाई कोर्ट आया था। नॉन प्रेसिडेंसी हाई कोर्ट का मतलब क्या है? 1866 में जो 4th हाई कोर्ट बना था वो इलाहाबाद का हाई कोर्ट बना था और ये आज भी भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ जजेस यहीं पे हैं। 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट बनता है जो इनके हेडक्वार्टर से अलग था, क्योंकि जो मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता थे ये इनके हेडक्वार्टर वाले एरियाज थे। अंग्रेजों के जितने भी ज्यादा काम होते थे वो यही 3 जगह होते थे, क्योंकि ये पोर्ट सिटीज थी, ये बंदरगाह लगते थे यहाँ पे बड़े बड़े, तो इनको ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन पहला हाई कोर्ट जो इनकी प्रेसिडेंसी से हटके कहीं बना था तो वो इलाहाबाद में 1866 में बना था। ठीक है, 1950 के बाद हाई कोर्ट्स की झड़ी लग गई और 1950 के बाद हर स्टेट्स के लिए एक हाई कोर्ट बनाया गया। फिर 1956 में कानून आई गया कि एक कोर्ट जो है एक से ज्यादा स्टेट्स के लिए भी कॉमन हो सकता है। अब इस लाइन को समझना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइन क्या है? इस लाइन को समझना, क्या कह रही है ये लाइन? कहता है कि जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन होती है ना हाई कोर्ट की, वो को टर्मिनस है। को टर्मिनस है विद टेरिटरी ऑफ अ स्टेट। क्या मतलब इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि जैसे ही स्टेट की टेरिटरी खत्म हो जाएगी, जैसे ही स्टेट की बाउंड्री खत्म हो जाएगी, हाई कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है वो को टर्मिनस है, यानी कि को टर्मिनस वो भी टर्मिनेट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जो हरियाणा और पंजाब का एक कॉमन हाई कोर्ट है चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ के अंदर हरियाणा पंजाब दोनों का हाई कोर्ट है। अब तुम यूं समझो कि जो हरियाणा की बाउंड्री है, ठीक है, जो हरियाणा की बाउंड्री है और जो पंजाब की बाउंड्री है, बस जो ये चंडीगढ़ हाई कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन चलेगी वो इन्हीं बाउंड्री के अंदर चलेगी। जैसे ही ये बाउंड्री खत्म हो जाएगी, इस हाई कोर्ट की पावर भी जीरो मानी जाएगी। यानी जो भी हाई कोर्ट्स होते हैं वो तब तक ही रहते हैं जब तक स्टेट की टेरिटरी है। जितनी स्टेट की टेरिटरी है उनकी उतने ही एरिया के अंदर चलती है। आर्टिकल 216 क्या कह रहा है? कह रहा है कि कितने नंबर ऑफ जजेस यहाँ पे होंगे। अब ध्यान से सुनना, हाई कोर्ट के अंदर क्या होता है, एक चीफ जस्टिस होते हैं और बाकी अदर जजेस होते हैं। बाकी अदर जजेस होते हैं। अब ये अदर जजेस कितने होंगे, बाकी जजेस कितने होंगे? सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या था? 34।
33+1 फिक्स है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। हर स्टेट के अंदर आप देखोगे कि जो नंबर ऑफ जजेस की संख्या है वो अलग है। हर स्टेट के अंदर नंबर ऑफ जजेस की संख्या जो है वो कम है। अब यहाँ पे अगर नंबर ऑफ जजेस की संख्या बढ़ानी या घटानी है सुप्रीम कोर्ट में, तो कौन काम करता था? पार्लियामेंट लॉ बना के नंबर ऑफ जजेस को घटाती या बढ़ाती थी। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ जजेस डिसाइड करने हैं तो प्रेसिडेंट बताएंगे। कौन बताएंगे? प्रेसिडेंट बताएंगे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बताएंगे कि भाई कितने नंबर ऑफ जजेस किस हाई कोर्ट के अंदर होंगे। यहाँ पे बताया हुई है यही बात आर्टिकल 216 में कि कितने जज होंगे, प्रेसिडेंट बताएंगे टाइम टू टाइम। ठीक है, अब प्रेसिडेंट भी अकेले नहीं बताते, आगे देखेंगे यहाँ पे कॉलेजियम सिस्टम में कौन कौन होता है। इसके बाद पहले मैं आपको साधारण साधारण सी बातें बता देती हूँ। अपॉइंट यहाँ पे हम लोग कुछ लिख सकते हैं। देखो समझो बात को। जो जजेस होंगे, हाई कोर्ट के जो जज होंगे, उनके लिए क्वालिफिकेशन क्या होगा? क्वालिफिकेशन क्या होगा? क्वालिफिकेशन होगा सबसे पहले वो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। फिर या तो वो किसी जुडिशरी सर्विस में, यानी कि जज वाली पोस्ट पे जुडिशरी सर्विस में 10 साल तक काम किए हों। ठीक है, 10 साल तक काम किए हों। या फिर किसी भी हाई कोर्ट में 10 साल तक वकील रहे हों, 10 साल तक एडवोकेट रहे हों। ठीक है, 10 साल तक एडवोकेट रहे हों। ठीक भाई, जज अगर रहे हैं तो वो 10 साल रहे हैं, और एडवोकेट भी रहे हैं तो वो 10 साल रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमने एक पढ़ा था, एक क्वालिफिकेशन पढ़ा था कि जो वो व्यक्ति होगा वो प्रेसिडेंट की नजरों में अगर एमिनेंट ज्यूरिस्ट है तो भी उसको जज बना दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर वो प्रेसिडेंट की नजरों में एमिनेंट ज्यूरिस्ट है तो हाई कोर्ट का उससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे वो क्वालिफिकेशन नहीं लिखी हुई। ठीक है, तो ये हो गई क्वालिफिकेशन की बात। ठीक, उसके बाद इनकी अपॉइंटमेंट की बात करते हैं कि इनको अपॉइंट कौन करता है। इनको अपॉइंट करने का काम होता है किसका? इनको अपॉइंट करने का काम होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको अपॉइंट करेंगे। ठीक है, लेकिन किसकी कंसल्टेशन से? कंसल्टेशन किसकी मानी जाएगी? कंसल्ट ये करते हैं एक तो गवर्नर से और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। गवर्नर से और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। अब जो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ये अकेले नहीं है, पूरा कॉलेजियम सिस्टम इनके साथ होता है। पूरा वही 4 सीनियर मोस्ट जज का कॉलेजियम इनके साथ होता है। तो इस तरीके से ये अपॉइंट होते हैं। फिर इनको शपथ दिलाने का काम कौन करता है? ओथ कौन दिलवाता है? ओथ दिलवाने का काम गवर्नर करते हैं। गवर्नर ऑफ स्टेट जो है उस हाई कोर्ट के जज को ओथ दिलवाएंगे, शपथ दिलवाएंगे। और इनकी शपथ का जिक्र जो है वो 3rd शेड्यूल के अंदर है, 3री अनुसूची में है। 3rd शेड्यूल में इनकी ओथ, किस बात की ये ओथ लेंगे ये बात लिखी हुई है। अब ओथ ले ली, फिर इसके बाद इनकी जो सैलरी एंड अलाउंसेस होते हैं, जो सैलरी है, जो अलाउंसेस हैं, ये कहाँ से मिलेंगे इनको? ये इनको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से मिलेंगे। कहाँ से? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट जो राज्य की संचित निधि है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से इनको ये पैसा, ये अलाउंसेस मिलेंगे। अब मान लीजिए कोई एक हाई कोर्ट है और वो 2 स्टेट्स को संभाल रहा है, ए और बी। तो इस हाई कोर्ट के जजेस की जो सैलरी है वो दोनों देंगे रेशो में बांट के। कुछ परसेंट, मान लीजिए 40% ए ने दिया तो 60% बी ने दिया। इस तरीके से एक हाई कोर्ट जितने स्टेट्स को संभाल रहा है वो जो सैलरी आएगी वो सभी स्टेट्स के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से आएगी, यानी रेशो बांट दी जाएगी। और इस रेशो का निर्धारण भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे। तो इस तरीके से ये जजेस की अपॉइंटमेंट, जजेस की ओथ का सिलसिला होता है। अब यहाँ एक और गहन मुद्दा होता है, दैट इज ट्रांसफर ऑफ जज। दैट इज ट्रांसफर ऑफ जज। जज को ट्रांसफर कैसे किया जाता है, ध्यान से समझना। पहले क्या होता था? पहले केवल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ट्रांसफर कर देते थे, लेकिन अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अकेले ट्रांसफर नहीं करेंगे। इनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से पूछना पड़ेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ पूरा कॉलेजियम सिस्टम होगा। अब इनके कॉलेजियम सिस्टम में कौन कौन होगा, इस बात को बिल्कुल गौर से, बिल्कुल ध्यान से याद रखोगे। ट्रांसफर करते वक्त क्या होता है? ट्रांसफर प्रेसिडेंट करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करके, उनसे परामर्श लेके। लेकिन जो बाकी कॉलेजियम में कौन कौन होगा उसको देखो। एक तो होंगे सुप्रीम कोर्ट के, 2 होंगे सुप्रीम कोर्ट के
सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज, ठीक। एक होंगे उस स्टेट के जज जहां पर ट्रांसफर की जा रही है। मान लीजिए ए स्टेट से आपकी ट्रांसफर बी स्टेट में की जा रही है, तो बी का गवर्नर भी इस कॉलेजियम में होगा, ठीक है। और जहां से आपकी ट्रांसफर हो रही है यहां का गवर्नर भी आपके इस कॉलेजियम में होगा, मतलब इनसे भी कंसल्ट किया जाएगा। समझ रहे हो? यानी कि जो दोनों स्टेट है जहां से और जहां पर जो ये ट्रांसफर हो रहा है उनको भी शामिल किया जाता है। तो इस तरीके से जो ट्रांसफर का काम है करते तो प्रेसिडेंट है, लेकिन अकेले नहीं करते, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पूरा कॉलेजियम के साथ मिलके ये कदम उठाया जाता है। और कभी भी ये ट्रांसफर एज पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि ठीक है इसने हमारी बात नहीं मानी ना, इसको ऐसी जगह फेंक दो कि ये परेशान ही हो जाए, ऐसे स्टेट का जज बना दो ये परेशान ही हो जाए। तो कभी भी पनिशमेंट के तौर पे आप किसी की ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर किसी जज को ऐसा लग रहा है कि पनिशमेंट के तौर पे मुझे ट्रांसफर कर रहा है, तो जिस इंसान की ट्रांसफर की जा रही है, जिस जज की ट्रांसफर की जा रही है, केवल वो ही कोर्ट के अंदर अपील कर सकता है, उसके बिहाफ पे और कोई अपील नहीं कर सकता। मान लीजिए मैं जज हूं और मुझे ट्रांसफर किया जा रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे एज अ पनिशमेंट परेशान करने के लिए ट्रांसफर किया जा रहा है, तो केवल मैं ही कोर्ट के अंदर केस कर सकती हूँ इसका जुडिशियल रिव्यू करवाने के लिए, ठीक है। तो ये ट्रांसफर की बातें थी। तो एक बार हमने मोटी मोटी सी बात देख ली है, हम अपनी स्लाइड्स को देख लेते हैं, ठीक है। अपनी स्लाइड्स को देख लेते हैं हम। और आई एम सॉरी आज नोट को पता नहीं क्या हो गया, एकदम से बोर्ड चल नहीं रहा है, बट हम काम नहीं छोड़ेंगे, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। कौन अपॉइंट करते हैं जज को? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। किससे कंसल्ट करके? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उस स्टेट के गवर्नर से कंसल्ट करके, ठीक है। अब इनका टेन्योर मैंने आपको नहीं बताया, अब ध्यान से समझना। जो टेन्योर होगा जजेस का वो कितना होगा? 62 इयर्स ऑफ एज होगा। सुप्रीम कोर्ट में 65 पढ़ा था, यहाँ 62 इयर्स ऑफ एज होगा। पहले ये 60 थी उम्र, अब इसको बढ़ा के 62 कर दी। कब बढ़ाई? 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1963 से इनकी एज 60 से बढ़ा के 62 कर दी, 60 से बढ़ा के 62 कर दी, ठीक है। तो टेन्योर क्या है? 62 इयर्स। और मिनिमम कोई भी एज कॉन्स्टिट्यूशन में बताई नहीं हुई, मैक्सिमम एज 62 बताई हुई है। अगर इनको रेजिग्नेशन देना है, अगर इनको रिजाइन करना है, तो ये रिजाइन प्रेसिडेंट को करेंगे, गवर्नर को नहीं करेंगे। फिर बोल रही हूं, अगर इनको रेजिग्नेशन देना है ये रिजाइन करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, गवर्नर को नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये क्या कह रहा है कि जो जज की कुर्सी है, जो हाई कोर्ट के जज की कुर्सी है, वो कब कब वेकेंट होगी? कब वैकेंट होगी जज की चेयर? या तो वो सुप्रीम कोर्ट में एज एक्टिंग जज गए हुए हैं, भाई सुप्रीम कोर्ट में चेयर वैकेंट थी और वहां जजेस की जरूरत थी, तो हाई कोर्ट वाले जज को वहां भेज दिया गया। या तो तब, मतलब जब सुप्रीम कोर्ट जो है वो वैकेंट है, उस वक्त यहाँ वाले जजेस को, हाई कोर्ट के जजेस को वहां भेज दिया जाए, तब एक तो ये वैकेंट होंगे, ठीक है। दूसरा दूसरा ये क्या कह रहा है, एक तो सुप्रीम कोर्ट और या फिर इनकी ट्रांसफर कर दी गई है कहीं पे, इन दो केसेस में इनकी चेयर जो है वो वेकेंट होगी, हाई कोर्ट की चेयर वेकेंट होगी, ठीक है। तो वैकेंसी के बारे में भी हमने जान लिया है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वालिफिकेशन हम लोगों ने पढ़ ली है, ओथ और एफर्मेशन हम लोगों ने पढ़ ली है, टेन्योर हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है। अच्छा, इनका रिमूवल कैसे होता है? जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस का रिमूवल होता है पार्लियामेंट के कहने के बाद, ऐसे ही यहाँ पे भी पार्लियामेंट के कहने के बाद प्रेसिडेंट ही इन्हें रिमूव करेंगे। गवर्नर इनकी अपॉइंटमेंट में सलाह देते हैं और इनको शपथ दिलवाते हैं। इसके अलावा रेजिग्नेशन का काम भी प्रेसिडेंट का है, रिमूवल का काम भी प्रेसिडेंट का है, अपॉइंटमेंट का काम भी प्रेसिडेंट का है, ये सारे काम प्रेसिडेंट के ही हैं, ठीक। उसके बाद रिमूवल, सैलरी, अलाउंसेस, इस सब की बात मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अच्छा, इनकी सैलरी होगी कितनी? इनकी सैलरी कितनी होगी ये बात पार्लियामेंट बताएगी, ये बात पार्लियामेंट बताएगी कि इनकी सैलरी कितनी होगी कानून बना के। लेकिन जितनी भी बता दी वो सैलरी पे कौन करेगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट उसको पे करेगा, ठीक। उसके बाद ट्रांसफर की बात मैंने आपको बता दी है। अब आपको ये बात समझनी है कि जो ट्रांसफर है वो एज पनिशमेंट आप नहीं कर सकते, नॉट बाय वे ऑफ पनिशमेंट। आपको ऐसा लग रहा है कि फला स्टेट को इस जज की जरूरत है तभी आप उनकी ट्रांसफर करोगे, एज पनिशमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि अगर कभी ऐसा किया कि आर्बिट्रेरी
आर्बिट्रेरली आपने किसी जज की ट्रांसफर कर दी, तो वो जज जिसकी ट्रांसफर की गई है केवल वो ही चैलेंज कर सकता है इस ट्रांसफर को। ठीक है, अब ये सारी बात हम लोगों ने बता दी है कि जो ट्रांसफर होगा तो कैसे होगा, किस किस की सलाह से। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, पूरा कॉलेजियम होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ। साथ में मैंने एक मिस्टेक कर दी, मैंने वहां पे गवर्नर नाम दे दिया कि आप जिस स्टेट में जा रहे हो वहां का गवर्नर, और जिस स्टेट से जा रहे हो वहां का गवर्नर। गवर्नर नहीं होंगे, वहां के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। जिस स्टेट, जैसे ए से बी में किसी जज की ट्रांसफर की जा रही है, तो ए के हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस और बी के हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस वो भी यहाँ पे होंगे। यानी जहां से ट्रांसफर की जा रही है वहां के हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, और जहां पर ट्रांसफर की जा रही है वहां के कोर्ट के चीफ जस्टिस, ये दोनों भी उस कॉलेजियम में होंगे जब कभी भी ट्रांसफर की बातें आएंगी। यहाँ आप देख सकते हो द Chief Justice of two High Court, one from which the judge is being transferred and the other receiving him। ठीक है, इन सबसे कंसल्ट करने के बाद ही किसी भी जज की ट्रांसफर राष्ट्रपति कर सकते हैं। एक्टिंग चीफ जस्टिस क्या होते हैं? एक्टिंग का मतलब होता है कार्यवाहिक चीफ जस्टिस। इसमें क्या होता है, प्रेसिडेंट टाइम टू टाइम, जब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एब्सेंट है, जब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की चेयर वेकेंट है, तो उस केस में क्या होता है, जो हमारे हाई कोर्ट के अंदर ही जो अदर जजेस हैं, एक तो चीफ जस्टिस होंगे बाकी अदर जजेस भी होंगे, तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की चेयर जब वैकेंट है तो जो अदर जजेस होंगे हाई कोर्ट के, वो प्रेसिडेंट बताएंगे कि उनमें से कौन चीफ जस्टिस की तरह काम कर सकता है। और चीफ जस्टिस की चेयर कब कब वैकेंट होगी, जब जब टेम्परेरली वो एब्सेंट हो या अपने कोर्ट की ड्यूटीज को वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। उस केस में किसी एक जज को, हाई कोर्ट के किसी भी जज को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कुर्सी पर राष्ट्रपति बिठा देते हैं एज एक्टिंग चीफ जस्टिस। उसके बाद रिस्ट्रिक्शन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर बीइंग अ परमानेंट जज, आर्टिकल 220 ये क्या कहता है? कहता है जब आप हाई कोर्ट के जज की तरह रिटायर होते हैं उसके बाद आप सिर्फ प्रमोट हो सकते हो, आप डिमोट नहीं हो सकते। यानी कि आप जब हाई कोर्ट से रिटायर हो रहे हो तो आप सुप्रीम कोर्ट में ही काम कर सकते हो, इसके नीचे किसी कोर्ट या किसी जुडिशियल सर्विस में आप काम नहीं कर सकते। ये बात यहाँ पे लिखी गई है। ठीक है, इंडिपेंडेंस है, हमारा हाई कोर्ट इंडिपेंडेंट है। किन किन बातों से पता लगता है? मोड ऑफ अपॉइंटमेंट, इनकी अपॉइंटमेंट में सरकार का कोई व्यक्ति नहीं है। इनके टेन्योर की सिक्योरिटी है 62 ईयर्स ऑफ एज। इनकी कंडीशन की सर्विस फिक्स है। इनका जो सैलरी है वो कंसोलिडेटेड फंड से दी जा रही है। ठीक है, उसके बाद अब एक एक बहुत काम की चीज है, जो सैलरी मिलती है इनको वो मिलती है हाई कोर्ट के, जो हाई कोर्ट के जज को सैलरी मिलती है वो मिलती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से। लेकिन जो इनको पेंशन मिलती है रिटायरमेंट के बाद, जो पेंशन मिलेगी वो मिलेगी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। याद रखोगे, सैलरी और अलाउंसेस मिल रहे हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, लेकिन जो पेंशन मिलेगी आफ्टर रिटायरमेंट वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिलेगी। ठीक है, रिटायरमेंट के बाद कहीं और काम नहीं कर सकते। उसके बाद अगर इनका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाए, अगर इनका उल्लंघन कर दिया जाए हाई कोर्ट की बातों का, तो पनिशमेंट मिलेगी। ठीक, ये अपना स्टाफ खुद अपॉइंट करते हैं। इनकी जुरिस्डिक्शन को आप कर्टेल नहीं कर सकते कि आपकी बात इतने एरिया में लगेगी इतने में नहीं लगेगी, ऐसा नहीं हो सकता। और एग्जीक्यूटिव से बिल्कुल सेपरेट है। ये सारी बातें इनकी इंडिपेंडेंस को बताती है। इसके बाद ट्रांसफर की बात हम लोग कर चुके हैं, अब इनकी जुरिस्डिक्शन की बात करते हैं। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है? वो जुरिस्डिक्शन जिसमें आप सबसे फर्स्ट स्टांस में जिस कोर्ट में जा सकते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में क्या था, एक स्टेट और दूसरे स्टेट की लड़ाई हो जाए तो आपको नीचे की कोर्ट में नहीं जाना, सीधा आप सुप्रीम कोर्ट में जाओ। बिल्कुल इसी तरीके से हाई कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में कौन कौन से केसेस आते हैं, कब डायरेक्टली हाई कोर्ट में जाया जाता है? अगर कोई एडमायरैलिटी का कोई केस हो, विल का, मैरिज का, डाइवोर्स का, कंपनी लॉ का, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, ये केसेस डायरेक्टली हाई कोर्ट में जाएंगे। अब डाइवोर्स के केस भी देखे जाएंगे कि किस तरीके के हैं, ऐसा नहीं है छोटे मोटे केस उठा के हाई कोर्ट में चले जाएंगे। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का या एमएलए का,
एमएलए और एमपी के इलेक्शंस में कोई भी विवाद हो जाए तो हाई कोर्ट देख लेता है, ठीक है। उसके बाद इनका कोई रेवेन्यू मैटर है, जैसे किसी का कोई रेवेन्यू मैटर है कि बहुत सारी सैलरी थी और दे ही नहीं रहे हैं, तो हाई कोर्ट का, यूं नहीं कि 500 रुपए लेने थे और हाई कोर्ट में केस हो जाएगा, एक लिमिट होती है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स अगर किसी के वायलेट हो रहे हैं तो आप डायरेक्टली हाई कोर्ट में भी जा सकते हो और सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हो। कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन की जरूरत है तो सुप्रीम कोर्ट से पहले हाई कोर्ट भी उन केसेस को ले लेता है उसकी इंटरप्रिटेशन करने के लिए। इसके बाद जैसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिट जुरिस्डिक्शन थी, रिट जारी करने की ताकत थी, ऐसे ही हाई कोर्ट के अंदर भी रिट जारी करने की ताकत है। लेकिन हाई कोर्ट की जो रिट्स हैं वो वाइडर हैं देन सुप्रीम कोर्ट। क्या मतलब? सुप्रीम कोर्ट केवल तभी रिट का प्रयोग करेगा जब फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होगा, ओनली इन केस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। लेकिन हाई कोर्ट रिट का प्रयोग कब कर सकता है? जब फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ कोई और लीगल राइट भी अगर वायोलेट हो रहा है तो हाई कोर्ट यूज कर सकता है अपनी रिट्स को, ठीक है। तब हाई कोर्ट यूज कर सकता है अपनी रिट्स को, इस बात को याद रखोगे। सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट के केस में, हाई कोर्ट फंडामेंटल के साथ साथ लीगल केसेस में भी। सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन, देखो पूरे स्टेट के अंदर आने वाले जितनी भी जुडिशियल सर्विसेज है, जितने भी लोअर कोर्ट्स हैं, जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, उन सबका सुपरविजन यही करता है। इनको ये लगता है कि ये केस तो हाई कोर्ट में आना चाहिए, लोअर कोर्ट में कैसे है, ये किसी भी केस को मंगवा लेते हैं। इनको ऐसा लगता है कि फलां चीज के लिए फलां किताब दिखाइए, ये पूछ लेते हैं, एविडेंस मंगवा सकते हैं। तो इनकी जो सुपरविजन है वो पूरे स्टेट की ट्राइब्यूनल, पूरे स्टेट की कोर्ट के ऊपर लगते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमने ये देखा था, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में दो चीजें आती है, एक तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट की तरह अगर हाई कोर्ट की भी अवमानना, अवहेलना की जा रही है तो हाई कोर्ट भी पनिश करेगा। दूसरा परपिचुअल मेमोरी, मतलब कि ये जो भी वर्डिक्ट सुनाता है उसको रिकॉर्ड किया जाता है और भविष्य की केसेस के अंदर एज जजमेंट उनको यूज किया जाता है कि फलां केस में हाई कोर्ट ने ये कहा था, ठीक है। उसी स्टेट के केसेस के अंदर, ऐसा नहीं कि बॉम्बे हाई कोर्ट की कोई बात फिर जाके मद्रास हाई कोर्ट में लग रही है, नो, ठीक है। उसी स्टेट के केसेस के अंदर उनकी वर्डिक्ट को यूज किया जा सकता है। जुडिशियल रिव्यू की ताकत इनके पास भी है। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जहां से सवाल बनते हैं कि कौन से राज्य का हाई कोर्ट कहाँ पे है, ठीक है। 1862 में बॉम्बे, कोलकाता और मद्रास का बना था। 1862 में 3 हाई कोर्ट बने। कहाँ कहाँ इनकी चलेगी? महाराष्ट्र के अंदर दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव, ठीक है, ये अब तो एक हो गया है, और गोवा। इन 3 जगह का हाई कोर्ट कॉमन है बॉम्बे हाई कोर्ट में, जहां पे मेन सीट इनकी बॉम्बे में है, पर अलग अलग जगह बेंचेस भी है, पणजी में, औरंगाबाद में और नागपुर में, ठीक है। कोलकाता किन किन को संभाल रहा है? वेस्ट बंगाल को और अंडमान निकोबार आइलैंड को। सीट कोलकाता में है पर बेंच पोर्ट ब्लेयर में भी है अंडमान निकोबार के लिए। उसके बाद मद्रास तमिलनाडु और पौंडीचेरी को, ठीक है। सीट चेन्नई में है, बेंच मदुरई में भी है। 1866 में इलाहाबाद बनता है, उत्तर प्रदेश के जुरिस्डिक्शन को देखता है, उत्तर प्रदेश के एरिया को। सीट इलाहाबाद में है, बेंच लखनऊ में भी है। इसके बाद 1884 में कर्नाटका का बनता है, कर्नाटका के अंदर ही काम करेगा। बेंगलुरु के अंदर सीट है, बेंच धारवाड़ और गुलबर्गा के अंदर है। 1916 में पटना के अंदर पटना हाई कोर्ट बनता है, जो बिहार की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन बिहार की देखता है, और इसकी जो सीट और बेंच, अलग से कोई बेंच नहीं है, सिर्फ सीट है, दैट इज पटना। 1948 में गुवाहाटी का बनता है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, जो असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, इन 4 बड़े राज्यों के जुरिस्डिक्शन गुवाहाटी के अंडर आती है। सीट गुवाहाटी में है, बेंच कोहिमा, ऐजवाल और ईटानगर में भी है। 1949 में उड़ीसा हाई कोर्ट बनता है, जहां उड़ीसा की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन और कटक के अंदर ये है, अलग से कोई बेंच नहीं है। एक बार, एक मुझे याद नहीं है पेपर कौन सा था, उसमें ये भी पूछ लिया था कि इनमें से कौन सी हाई कोर्ट ऐसी है जिसकी अलग से कोई बेंच नहीं है, तो याद रखेंगे। अभी तक देखो पटना और कटक ऐसे आए हैं। उसके बाद 1949 राजस्थान टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में, सीट जोधपुर और बेंच जयपुर में भी है। 1956 में एमपी, यहाँ भी एमपी, सीट जबलपुर में,
बेंच ग्वालियर और इंदौर में। 1958 में केरल एंड लक्षद्वीप टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, इंपॉर्टेंट लक्षद्वीप, और एर्नाकुलम के अंदर इनकी सीट और अलग से कोई बेंच नहीं है। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो सिंगल सिंगल सीट और बेंच है। गुजरात, ठीक है, अहमदाबाद में है। दिल्ली के अंदर, हिमाचल प्रदेश शिमला के अंदर मेन हाई कोर्ट है। पंजाब हरियाणा चंडीगढ़, सिक्किम गंगटोक, छत्तीसगढ़ बिलासपुर के अंदर, उत्तराखंड नैनीताल, झारखंड रांची, त्रिपुरा अगरतला, मणिपुर इम्फाल, मेघालय शिलोंग, तेलंगाना हैदराबाद, आंध्र प्रदेश अमरावती। ठीक है, उसके बाद 2019 की बात याद रखोगे कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो अलग यूटी बन गई है। तो ये दो यूटी के जो हाई कोर्ट्स हैं वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का एक कॉमन हाई कोर्ट है जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन उनके अंडर आती है। ठीक है, पहले तो ये एक ही था, अब अलग अलग कर दिए हैं, पर इनका कॉमन ही कोर्ट है जम्मू कश्मीर के अंदर। ठीक है, और वो लद्दाख के केस और जम्मू कश्मीर दोनों के केस देखता है। ये 2019 के अंदर ऐसा रीऑर्गेनाइजेशन कानून से हुआ था। तो यहाँ पे आपका हाई कोर्ट पूरा हो जाता है। अब मैं माफी चाहूंगी, आज थोड़ी सी बोर्ड में कुछ प्रॉब्लम हुई और मुझे इसके बारे में पहले नहीं पता था। मैं वीडियो स्टार्ट कर चुकी तो बीच में प्रॉब्लम हो रही थी। आई एम सॉरी। आई थिंक तुम्हें ज्यादा दिक्कत मैंने नहीं होने दी, बट फिर भी ये क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट आर चार्ज्ड टू द, जो सैलरी और अलाउंसेस मिलती है हाई कोर्ट के जज को वो कहाँ से मिलती है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, फंड ऑफ स्टेट, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया या कंटिजेंसी फंड ऑफ स्टेट। 4 ऑप्शन आपके सामने है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इनको सैलरी अलाउंसेस कहाँ से मिलती है। ठीक है, आई होप आप लोग आंसर करोगे और बिल्कुल सही करोगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।